चलिए भाई साहेब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड और खत्म करते हैं आज हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम क्या है। सो बोले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात हम यहाँ पे कर रहे थे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात जो है वो भी हम कर रहे थे। हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात अगर आप करोगे तो टॉपिक नंबर 6 में उसके बारे में डिस्कशन अपना पहले ही हो चुका था। तो अब जो अगला पॉइंट आपका आता है वो कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पूरी फॉर्म को ही डिसॉल्व करने की बात जो है वो आप यहाँ पे कर रहे थे और ये कहा था कि दो तरीके हो सकते हैं, पहला कोर्ट के इंटरवेंशन से और दूसरा बिना कोर्ट के इंटरवेंशन से। राइट, दोनों तरीकों के बारे में डिस्कशन अपन ने कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर, अगर आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है तो डिसॉल्व होने के बाद में आपके जो पार्टनर्स हैं उनका अधिकार क्या होगा? क्या उनको उनका जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था वो वापस मिल जाएगा? क्या सिर्फ उतना ही पैसा वापस मिलेगा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, या फिर जो फर्म का पैसा होगा और जो एक्स्ट्रा उनके पास में सरप्लस पड़ा होगा वो भी वापस मिलेगा क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आज से आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जा रही है तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने आपकी फर्म को पैसा जो है वो उधार के तौर पे दिया था या आपकी फर्म के साथ में काम किया था, और या तो उनसे पैसा लेना बनता है और या तो उनको पैसा देना बनता है। गॉट द पॉइंट? बेसिकली फर्म का राइट क्या होगा डिसॉल्व होते टाइम पे, पार्टनर्स का राइट क्या होगा डिसॉल्व होते टाइम पे, और लाइबिलिटी जो है वो क्या रहेगी उसके बारे में बात अपने को यहाँ पे करनी है। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले अगर मैं राइट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है क्या? राइट टू इन्फोर्स वाइंडिंग अप। फर्म डिसॉल्व होने जा रही है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारी फर्म को हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। सब वाइंड अप करना मतलब बंद कर देना। मतलब ये लगा लीजिए, सबसे पहली बात, अगर मैं वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो जो आपकी फर्म रहेगी उस फर्म के एसेट्स को मार्केट में बेचा जाएगा और एसेट्स को मार्केट में बेचने के बाद में जितनी भी बोले हमारे फर्म के ऊपर आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी रहेगी ना, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में अगर लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देने के बाद में अगर कोई पैसा सरप्लस के तौर पे फर्म के पास में बच जाता है तो वो पैसा जो होगा पार्टनर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्वली, और या फिर जिसका जितना शेयर रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट ऑफ द जनरल लीन अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या कर सकता है? सबसे पहली बात, टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। बिल्कुल साहब, कॉमन सेंस की बात है ना। फर्म अगर डिसॉल्व यहाँ पे हो रही होगी तो जिन लोगों ने भी फर्म के साथ में ट्रांजेक्शन किए होंगे उनका हिसाब किताब क्या करना पड़ेगा? चुकता करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद में अगर कुछ पैसा बच जाता है सरप्लस के तौर पे, उसके बाद में अगर कुछ पैसा बच जाता है सरप्लस के तौर पे, तो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनमें क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। राइट, इस चीज की डिमांड करना हर एक पार्टनर का क्या है? अधिकार है। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है क्या? राइट टू हैव डेब्ट्स ऑफ द फर्म एंड पर्सनल डेब्ट्स पेड ऑफ। फर्म के जितने भी उधार थे उन सारे उधारों को पे ऑफ कर दिया जाना चाहिए। राइट, और सर कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या कि फर्म के बिहाफ पे मैंने कोई पैसा पे किया था या फिर मेरा ही कुछ पैसा है जो लोगों को मुझसे लेना बाकी है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सब बोले फॉर एग्जांपल, जैसे माना आपने कहा कि एबीसी एंड कंपनी ये एक फर्म थी, ठीक है, इसके एसेट्स को बेचा तो 10 लाख रुपए के एसेट्स बिके मार्केट में। लाइबिलिटीज की पता किया तो लाइबिलिटीज बड़े कितने निकलते हैं? 8 लाख निकलते हैं। कितना पैसा सरप्लस बच गया? बोले 2 लाख रुपए। क्या डिसाइड हुआ? ए का 1 लाख रुपया हो जाएगा और बी का उसका भी बोले 1 लाख रुपया हो जाएगा। बी ने कहा अरे सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, क्या बोले डी नाम का एक बंदा है क्या है? डी नाम का एक बंदा है, तो एक काम करो, मेरे 1 लाख रुपए में से इसका उधार जो है वो चुकता कर दो, जो कि मान लीजिए कितने का होगा? अंदाजन 40,000 का होगा। कितना पैसा बच गया? बोले मुझे आप 60,000 रुपए ही दे देना, बाकी जो पैसा रहेगा 1 लाख को किसको दे दो? ए को दे दो। अब यार यहाँ पे सीधी सीधी बात है, बी ये पैसा खुद लेके भी डी को दे सकता है या तो फर्म को भी बोल सकता है कि भैया मेरा जो उधार वो भी चुकता कर दो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो बोले मेरे को दे देना। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, वेयर देर आर ज्वाइंट डेट्स। ये ध्यान से, वेयर देर आर ज्वाइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो द सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर,
the property of the firm shall be applied in the first instance in the payment of debt of the firm, and if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied in the payment of his debt or paid to him. Similarly, the private property of any partner shall be applied first in the payment of his private debt, and the surplus if in the payment of the debts of the firm, if any. ये समझ में आया कि भाई साहब सीधे सीधा पॉइंट है, अगर फर्म की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है तो पहले जो फर्म का उधार रहेगा उसको चुकता किया जाएगा, और बाद में पार्टनर का जो पर्सनल उधार रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, चुकता कर सकते हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू यूज द नेम ऑफ फर्म। सर अगर फर्म डिसॉल्व की जा रही है, फर्म डिसॉल्व हो जा रही है, मतलब आज के बाद में इस नाम से कोई फर्म है ही नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो इस नाम से वापस से काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है? ध्यान से देखिएगा। लेकिन कब होगा ऐसा? जब आपने उसके लिए गुडविल का पैसा जो है वो भी पे कर दिया होगा। अदरवाइज क्या होगा, पता चलेगा कि आपने बेसिकली फर्म को डिसॉल्व ही इसलिए करवाया ताकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए और उसी नाम को यूज करके आप अपना काम जो है वो क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। ये तो वैसे ही आपको अलाउड नहीं रहेगा सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू क्लेम द रिटर्न ऑफ प्रीमियम दैट इज गुडविल ऑन द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। ये ध्यान से वैसा, आपने कहा कि दो लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए ने और बी ने। ठीक है। सो बोले हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बोले यहाँ पे क्या करी, स्टार्ट करी, और दोनों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया था, 1 लाख इसने और 1 लाख इसने कंट्रीब्यूट किया था। बट फर्म ने अच्छा खासा काम किया और तकरीबन 5 लाख रुपए और कमा लिए, यानी कि फर्म के पास में आज 5 लाख और 2 लाख कितने रुपए हो गए, 7 लाख हो गए। हमने डिसाइड ये किया था कि हमारी जो फर्म है वो कम से कम 10 साल चलने वाली, राइट। लेकिन अगर इसके 2 साल पहले पार्टनर्स में डिसाइड होता है कि फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है 8 साल में, ठीक है, तो क्या कहा गया, भाई साहब ऐसा मत बोलना कि 1-1 लाख रुपए अपना वापस ले लो, बल्कि क्या होगा, इवन जो ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे कमाया गया होगा ना, उसे भी क्या करना पड़ेगा, आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये लगा लो कि ये जो इमेज हमने बनाई है, जो गुडविल हमने बनाई है, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वापस कर। बट और ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं, वेयर अ पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम और द गुडविल ऑन द एंट्रिंग इनटू पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। क्या अरे बाप रे, आज डिस्टर्बेंस होने वाला है। सर बोले ए और बी, ये दो लोगों ने मिलके ए बी एंड कंपनी नाम की पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो क्या की थी, स्टार्ट की थी। ठीक है। 1 लाख इसने कंट्रीब्यूट किया, 1 लाख इसने कंट्रीब्यूट किया, और फिर उसके बाद में सी नाम का जो बंदा है वो भी फॉर्म में ऐड हो गया। कब वो ऐड हुआ, बोले आफ्टर 2 इयर्स, राइट। लेकिन सी को ये कहा गया कि भाई साहब देखो 2 साल तक हमने फॉर्म का ऑलरेडी नाम जो है वो बना लिया है, और अब तो बोले हमारी फॉर्म में क्या आता है, प्रॉफिट ही आता है। अगर आप हमारी फॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख का हो जाएगा, और 50,000 रुपये क्या होगा, आपका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमारी फॉर्म का पार्टनर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, लॉस नहीं मिलेगा कभी भी। और अगर हमारी बात करते हो तो पहले साल हम दोनों को लॉस हुआ था, बोले वो हमने बेयर किया था, लेकिन आपको सीधा प्रॉफिट में क्या मिल रहा है, हिस्सेदारी मिल रही है, लॉस में आपकी कोई हिस्सेदारी रहेगी नहीं। ये समझा? बोले ठीक है। सी ने कहा मैं 50,000 रुपये पे कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि 50,000 रुपये जो है वो कब तक मेरा रिकवर हो पाएगा, मतलब इसका बेनिफिट जो है वो कब तक मिल पाएगा, बोले 5 साल तक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कम से कम 5 साल हमारी ये पार्टनरशिप चलती है तो बोले मेरा 50,000 रुपये पे करना सेंस बनता है। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसके पहले ही आफ्टर 3 इयर्स डिसॉल्व हो गई तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या मान लीजिए फर्म के एसेट्स को बेच के 8 लाख रुपए यहां पे बचे, तो ऐसा नहीं होगा कि 8 लाख रुपए इसको इसको और इसको डिवाइड होके मिल जाए, नहीं। क्या होगा, पहले आप इसका 50,000 रुपये पे कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका 1 लाख, इसका 1 लाख और इसका 1 लाख भी पे कर दीजिए। ये समझ में आया? कितना बच गया, सब बोले पीछे बचा है 4 लाख रुपया या 4.5 लाख रुपीज, राइट। तो अब ये 4.5 जो होगा ये 3 में डिवाइड कर दो, बोले 1.5 इसका, 1.5 इसका, 1.5 इसका। मतलब क्या बोला गया, जो इसने एक्स्ट्रा का ये पैसा पे किया था 50,000 रुपए गुडविल के नाम का, प्रीमियम जो इसने पे किया था, ये इसको अलग से वापस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रीमियम लिया था वो ये कह के लिया था कि हम 5 साल तक लगातार काम करने वाले हैं, और अगर 5 साल के पहले फर्म डिसॉल्व हो गई तो प्रीमियम उसको वापस करना पड़ेगा।
ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है, लेकिन ध्यान से, he shall be, हाँ, and the firm is dissolved before the expiration of that term, he shall be entitled to the repayment of the premium or of such part thereof as may be reasonable. या तो पूरा प्रीमियम वापस करना पड़ेगा, और या फिर फर्म क्या बोल सकती है, अरे भैया 5 साल की बात हुई थी, 50,000 रुपये आपने 5 साल के हिसाब से बात किया था, लेकिन आपने 2 साल ऑलरेडी काम कर लिया है या 3 साल काम हो गया है, तो 3 साल के हिसाब से 30,000 माइनस करना पड़ेगा, और बचा हुआ 20,000 जो होगा वो आपको मिल पाएगा। बोले वापस, ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। द अमाउंट ऑफ रिफंड विल डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, द टर्म अपॉन विच ही बिकेम पार्टनर इन द फर्म, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे वो पार्टनर बना था, एंड द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ही वॉज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। सर, अगर 3 साल आप ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं तो आप पूरा 50,000 वापस करने की बात कैसे कर सकते हो? 3 साल का बेनिफिट आपने ले लिया है तो आप यहाँ पे 30,000 रुपये ऑलरेडी बेनिफिट में ले चुके हो। बोले ये समझ में आया? 30,000 रुपये जो है वो आपके ऑलरेडी बेनिफिट के यूज हो चुके हैं। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर, लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, खतरनाक वाला डिस्टर्बेंस। चलिए, बोले इन द फॉलोइंग केसेस कोई रिफंड ऑफ प्रीमियम इज नॉट अलाउड ऑन द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कब नहीं दिया जाएगा भाई साहब? ध्यान से, व्हेन द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन इज ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। ले भाई साहब, ये ध्यान से सुनिए, क्या ऐसा था क्या कि पार्टनर्स जो हैं वो इसे डिसॉल्व करना चाहते थे? नहीं सर, वो डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे, बल्कि डिसॉल्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पार्टनर की डेथ हो गई भाई साहब। क्या वो हमारे बस में थी क्या? नहीं। क्या वो तुम्हारे बस में है क्या? नहीं। राइट, तो इसमें प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा वापस। दूसरा, द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर, जो कि प्रीमियम ले भाई साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कांड भी तुमने ही किया और प्रीमियम भी तुम ही वापस मांग रहे हो। तुम्हारी वजह से फॉर्म डिसॉल्व हो रही है और तुम ही प्रीमियम वापस मांग रहे हो। अजब कलंतरी आदमी है। ठीक है। दूसरा, द डिसोल्यूशन इज परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम और एनी पार्ट देयर ऑफ। पहले बता दिया गया था, देखो भाई साहब, आज बोले तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अपनी फॉर्म जो है कितने साल चलने वाली है। हो सकता है कि 20 साल और चल जाए, और ये भी हो सकता है कि कल डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं फॉर्म में पार्टनर बनने को तैयार। बात ही खत्म हो गई। जब आपको पहले ही बोल दिया गया था कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका प्रीमियम वापस मिलेगा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर ये समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट इन केस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। सर बोले अगर बाकी जो पार्टनर्स होंगे उन्होंने मिसकंडक्ट कर दिया, उन्होंने फ्रॉड कर दिया, या उन्होंने आपकी पार्टनरशिप फर्म जो कि ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, बट आपको ऐड करवाने के लिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने आपको झूठ बताया। अरे बोले मस्त पार्टनरशिप चल रही है, इतनी मस्त चल रही है कि पैसा ही पैसा आ रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूं कि आप यहां पे कंपनसेशन मांगने की बात कर सकते हो। या फिर दूसरा, दोनों ने साथ में मिलकर ही फर्म को स्टार्ट किया था और अच्छे से फर्म चल रही थी, फिर एक दिन डिसाइड हुआ चलो डिसॉल्व कर देते क्योंकि लॉस हो रहा है। जब डिसॉल्व करने गए और जब एक बंदे को बैठाया गया कि अकाउंट्स को सेटल करो, ये निकालो कि हमारे पास में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है, तो उसमें ये पता चला कि ए नाम का जो बंदा है उसने फ्रॉड किया था। क्या किया था? इनकम होती ज़्यादा थी, दिखाता कम था, खर्चा होता कम था, दिखाता ज़्यादा था, जिसकी वजह से लॉस दिखाई दे रहा था। और पिछले 3-4 सालों में वो दूसरे बंदे ने फर्म को पूरा दिमाग बन के क्या कर दिया था? चाट दिया था, सब खत्म कर दिया। राइट, तो जो दूसरा बंदा रहेगा वो कंपनसेशन लेने की बात कर सकता है कि जितना पैसा तूने यहाँ पे क्या किया है, कांड किया है, वो पैसा का आधा हिस्सा जो है वो मुझे चाहिए भाई साहब। ये समझ में आया? चलिए, क्या कहता है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रेसिंडेड, कैंसिल किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, द एग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट इन एडिशन टू हिज यूजुअल राइट। डिसोल्यूशन करने पे जो अधिकार रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा 3 अधिकार और रहेंगे। क्या? सबसे पहला,
राइट ऑन द लीन ऑन सरप्लस एसेट्स। सर जो सरप्लस वाला एसेट है सामने वाले का हिस्सा देने के पहले वो बोले मेरे कब्जे में रहेगा जब तक कि वो फ्रॉड का हिसाब किताब जो है वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कि अकाउंट्स जो है वो प्रॉपरली पता नहीं चल जाते कि एग्जैक्टली क्या था और क्या नहीं था। ध्यान से देखिएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू लीन, लीन मतलब जब्त करना, on or a right of retention of the surplus or the assets of the firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him for the purchase of the share in the firm and for any capital contributed by him, ताकि उसका जो लॉस हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसको वो रिकवर कर सके। अगर वो फ्रॉड नहीं करता तो ये नुकसान ही नहीं होता, मुझे रिकवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये समझ में आया? ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट भाई, राइट टू सबरोगेशन। सर ये सबरोगेशन का मतलब क्या होता है? किसी और के जूते में पैर डालना, मतलब किसी और की जगह पे अपनी जगह लाना। सब मतलब he is also entitled to subrogate to the rights of a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debt of the firm। ये ध्यान से सुनिए, क्या बोला भाई साहब? सर बोले फर्म है ए की और बी की, नाम क्या है बोले फर्म का? बोले फर्म का नाम है ए बी एंड कंपनी। इसने क्या किया? फर्म ने डी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। बेसिकली ए नाम का जो बंदा था उसने फर्म के बिहाफ पे डी के साथ में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? और डी के साथ में फ्रॉड किया, डी के साथ में मिसकंडक्ट किया, डी को मिस रिप्रेजेंट किया, या वट एवर द केस में भी, ठीक है। डी ने इसके अगेंस्ट में केस कर दिया और 5 लाख रुपए जो है वो लेने की बात करी। कितना पैसा? 5 लाख रुपए लेने की बात करी, जो कि ए के पास में नहीं था और फर्म के पास भी नहीं था। मतलब क्या करना पड़ा? मतलब ये कि बी नाम का जो बंदा था उसको डी का पैसा जो है वो चुकता करना पड़ा। बी नाम का जो बंदा था उसको डी का पैसा चुकता करना पड़ा। ये समझ में आया? बोले ठीक है। अभी ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं कि जो बंदा आपका क्रेडिटर था उसको तो उसका पैसा मिल चुका है, तो ये क्या होगा? सर ये बोले पिक्चर से बाहर हो जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? सबरोगेट। मतलब किसी और के जूते में पैर रखना। सर कल तक वो आपका क्रेडिटर हुआ करता था, आज ये बंदा जो होगा, बी नाम का जो बंदा होगा, ये बोले आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट में जो उधार था उस उधार को किसने पे कर दिया? बी नाम का जो बंदा है उसने पे कर दिया। सर ये उसकी जगह पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका ये बंदा रहेगा, सॉरी बी नाम का बंदा, अब जो आपका बी नाम का बंदा होगा वो क्या कर सकता है? आपसे ये पैसा रिकवर करने की बात जो है वो कर सकता है, जो कि कल तक कौन कर सकता था? क्रेडिटर नाम का जो बंदा था वो कर सकता था। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। लगभग एक ही बात होगी सर। अरे फ्रॉड करने की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन करने की वजह से पूरा पैसा मुझे पे करना पड़ा, तुम्हारे हक का जो पैसा था वो भी मुझे पे करना पड़ा, तो उसकी वजह से मेरा जितना भी नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? तुम करके दोगे। इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है? मेरा जो नुकसान हुआ है तुम्हारे द्वारा किए गए फ्रॉड की वजह से, मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? तुम करके दोगे। ये समझ में आया? बाय द पार्टनर गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल द डेब्ट्स ऑफ द, गॉट इट? चलिए सर, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 6, राइट टू रिस्ट्रेन यूज ऑफ द फर्म नेम। बिल्कुल भाई साहब, आज बोले 2 पार्टनर्स है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों ने फर्म बनाई थी जिसको नाम क्या दिया था? ए बी एंड कंपनी। फर्म के नाम पे दोनों ने मस्त काम किया, पैसा कमाया, बाद में डिसाइड किया कि डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व कर दिया मतलब सर ए ने अपना हिस्सा अलग ले लिया, बी ने अपना हिस्सा अलग ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ना ही तो ए इस नाम को यूज करके अपना कोई काम कर सकता है और ना ही बी इस नाम को यूज करके अपना कोई काम कर सकता है, अनलेस ए ने बी को एक्स्ट्रा पे किया, कहा भाई साहब देखो मैं सोच रहा हूं कि ये नाम से मैं एक फॉर्म चलाऊंगा जिसमें काम कुछ और रहेगा या वट एवर द केस में भी, लेकिन चूंकि इस नाम को बड़ा करने में तुम्हारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन था तो एक काम करो 50,000 रुपये मैं तुमको एक्स्ट्रा पे करता हूं। होना ये चाहिए था कि मान लो फॉर एग्जांपल 4 लाख मेरे को आने चाहिए थे, 4 मेरे को आने चाहिए थे, बट मैंने तुमको कहा एक काम को तुम 4.5 रख लो और मैं क्या करूंगा 3.5 रख लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तुमको एक्स्ट्रा पे कर दिया 50,000 रुपया, किस चीज का? गुडविल के नाम का। ये समझा? तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये ध्यान से भाई साहब।
On dissolution of the firm, every partner or his representative may restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit. खुद के बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते until the affair have been completely wound up. ठीक है साहब. This right is however subject to the following condition. क्या सर दोनों पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एक ने कहा मेरे को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, फिर कर ले बोले यूज. या फिर ऐसा डिसाइड हुआ था कि एक काम करते हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है, ये प्रॉपर्टी मेरी और ये प्रॉपर्टी तेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी और बोले ये प्रॉपर्टी तेरी. अगर ऐसा डिसाइड हुआ था दोनों के बीच में तो बात ही खत्म हो गई. और या फिर एक ने क्या किया था, अपना गुडविल जो है वो दूसरे को बेच दिया था. एक ने क्या किया था, अपना गुडविल जो है दूसरे को बेच दिया था, तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ये समझ में आया, डन. नेक्स्ट आता है भाई साहब लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स. कौन से पार्टनर्स? ऐसी फर्म के पार्टनर्स जिसका डिसोल्यूशन किया जा रहा है. ये ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन है. रे मेरे भाई, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है. अगर फर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो क्या फर्म के नाम पे कोई काम किया जा सकता है क्या? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी जो फर्म थी जिसका नाम था AB एंड कंपनी, जो कि बेकरी का काम करती थी. किस चीज का काम करती थी? बेकरी का काम करती थी. गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर. लेकिन हुआ क्या कि 20th सितंबर को आपकी जो ये फर्म है ये क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई. ठीक है. बट प्रीमाइसेस आपका काइंड ऑफ खुला हुआ था और 21 सितंबर को ए जो है वो प्रीमाइसेस में था. और सामने से एक बंदा आता है, आके पूछता भाई साहब केक है क्या? आपके पास में केक पड़ा था, फर्म के नाम पे केक था आपके पास. गॉट द पॉइंट? आपने कहा हाँ सर है ना, लो बोले केक ले लो. और क्या किया उसने? 300 रुपए में केक जो है वो बेच दिया. ऑल दो केक जो था वो 2 दिन पुराना था. मेरे को ये बताइए, क्या ए फर्म के नाम पे अब केक बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता. उसको क्या करना चाहिए था? क्लैरिफाई करना चाहिए था, देखिए सर अगर आप AB एंड कंपनी से ये केक लेने के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है. ऑल दो अगर मुझसे आप ये केक लेना चाहोगे तो मेरे पास में केक रखा हुआ है, मैं आपको ये सर्व करने को तैयार हूं. ये क्लैरिफाई आपको करना जरूरी होगा. लेकिन अगर मान लीजिए ए ने ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया, उसने सोचा यार पता नहीं वो लेगा कि नहीं लेगा, 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा. ठीक है. तो ए ने क्या किया? वो केक बेच दिया. ठीक है. जिसको खा के आउटसाइडर और उसका परिवार जो है वो बीमार हो गया. बीमार होने के बाद में आउटसाइडर जो है वो जाता है उसके ऊपर केस कर देता है, फर्म के ऊपर. सर फर्म पे केस कैसे कर पाओगे? वो तो एग्जिस्टेंस में नहीं है. किस पे करना पड़ेगा? ए नाम का जो बंदा होगा उस पे करना पड़ेगा, और जो बी नाम का बंदा है वो इसके पिक्चर में भी नहीं रहेगा. ये समझ में आया? ध्यान से. ऑल द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट बिफोर द पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन. अच्छा हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा भाई साहब. क्या आपकी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है लेकिन इसके बारे में जनता को नहीं पता है. इसके बारे में जनता को नहीं पता है. आपने इसका पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बाहर वाला क्या सोचेगा? इनका फर्म कंटिन्यूड है. ठीक है. तो सारे के सारे पार्टनर्स जो रहेंगे वैसे ही लायबल रहेंगे जैसे कि आपकी जो फर्म है वो कंटिन्यूड हो. ये समझ में आया? ठीक है. हाउएवर इफ द डिसोल्यूशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डेथ or adjudication of insolvency or retirement of the dormant or sleeping partner, the estate of such partner will not be liable for the acts done after the date on which he ceased to be a partner. ये भी ध्यान रखिएगा भाई साहब. बंदे की डेथ हो गई पार्टनर की, तो जो बंदे की डेथ हुई है क्या उसका estate जो होगा वो लाइबल रहेगा क्या? नहीं सर. सर इसका नोटिस तो आपको होगा ना, ये तो मतलब बोलने की जरूरत क्या वो चीज़ के बारे में. ठीक है. नहीं भी होगा तो भी सर सॉरी, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने वाला बोल के थोड़ी मरेगा कि मैं मर रहा हूं करके. राइट. तो ठीक है. क्या बोला? डेथ के केस में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसॉल्वेंसी के केस में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर रिटायरमेंट ऑफ किसका होता है? डॉर्मेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर. उससे क्या फर्क पड़ रहा है सर आपको? वो तो वैसे ही डॉर्मेंट था, वो तो वैसे ही स्लीपिंग था, वो तो वैसे ही काम नहीं कर रहा था. क्या फर्क पड़ता उस चीज से आपको? ये समझा? डन. और नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. क्या कहता है? After dissolution of the firm, the authority of each partner to bind the firm as well as mutual right and the obligation of the partner continues. जब तक कि क्या नहीं हो जाता? जब तक कि आप नोटिस नहीं दे देते हैं. और दूसरी बात,
किसके लिए कंटिन्यूड रहेगा? फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। काफी सारे काम ऐसे होते हैं जो डिसोल्यूशन के जस्ट पहले आपने हाथ में लिए थे, तो उसको निपटाना पड़ेगा ना सर, वो काम पूरा करना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो पैसा बाहर वाले से लेना था या जो पैसा बाहर वालों को देना था उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ये समझ में आया? डन। और सर एक बार अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफिशियली हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप फर्म के नाम पे काम कर रहे हो तो जो बंदा यहां नाम लेके काम कर रहा होगा उसे ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ना कि दूसरे पार्टनर को। ये समझ में आया? डन। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। इसमें क्या होगा? सिंपल है सर, जो आपके एसेट्स होंगे उनको सेल कर दिया जाएगा और जो बाहर की लाइबिलिटीज होंगी उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो पैसा बोले सरप्लस के तौर पे बचेगा उसे बोले आपस में कंट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ध्यान से देखिए क्या कहता है। सब बोले अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ और एग्री हुआ होगा तो नहीं पता, बोले अगर पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कुछ और हुआ होगा तो नहीं पता, बोले लेकिन फॉलोइंग प्रोविजंस विल अप्लाई इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर कुछ और एग्री नहीं किया जाता है तो सबसे पहला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सर अगर लॉस हुआ है सारे पार्टनर्स जो हैं वो बेयर करेंगे भाई साहब, सारे पार्टनर्स जो है अगर देखा जाए, यूजुअली देखा जाए तो वो लोग बेयर करेंगे। ठीक है, और कैपिटल में अगर कम हुआ तो सर कंट्रीब्यूशन तो वो भी लगभग सारे बेयर करेंगे। बट यहां पे ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। सब बोले लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सर इसका मतलब क्या हुआ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? सर बोले हमने कैपिटल लगाया था 1,00,000 रुपए का, लेकिन सरप्लस कितने का बच रहा है? 80,000 रुपए का। ले भाई साहब, मतलब 20,000 का कैपिटल गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? शैल बी पेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा, दूसरा आउट ऑफ कैपिटल से दिया जाएगा, और तीसरा इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझा सर क्या कहना चाहते हो? ध्यान से, अगर मान लीजिए फर्म के जो एसेट्स हैं वो बोले 10 लाख रुपए के, ठीक है, लेकिन जो लाइबिलिटीज हैं वो बोले मान लीजिए 15 लाख रुपए की। ये समझा? ठीक है साहब। तो ये ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो एसेट्स है ना इनको बेच के 10 लाख की लाइबिलिटीज को चुका दो, बोले हाँ सर, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि 5 लाख का नुकसान जो है वो बोले अभी भी बच गया। तो सर चेक करो क्या फर्म के पास में ये वाले साल में कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है सर, जीरो। चेक करो क्या किसी का कैपिटल जो है वो लेना बाकी है क्या? मतलब किसी पार्टनर ने कहा था कि मैं फर्म को 1,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन वो पार्टनर ने अभी तक 70,000 रुपए ही दिए हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करो, उस बंदे से 30,000 रुपए ले लो और 30,000 रुपए लेके इसको क्या कर दो, पे कर दो। कितना बच गया? बोले 4,70,000। कितने पार्टनर से? बोले 3 पार्टनर से। एक काम करो, अब बोले ये चीज को तीनों में इक्वली बांट दो, ए को बोल दो, बी को बोल दो और सी को बोल दो, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा लेंगे और इस बंदे को या जिनका भी उधार होगा उनको चुकता करेंगे। ये समझ में आया? ठीक है सर। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। द एसेट ऑफ फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो ये पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा सब मिला के, शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। सबसे पहला, बाहर वालों का उधार जो है वो चुकता किया जाएगा। दूसरा, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली। रेटेबली का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनली। ठीक है, व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर द एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैपिटल। सो कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल सभी लोगों ने 1-1 लाख किया होगा। ठीक है, 3 लोग थे, तीनों ने 1-1 लाख का क्या किया? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और 3 लाख से काम करना आपने स्टार्ट किया था। लेकिन बीच में कभी तो भी ऐसा हुआ कि फर्म को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा था, तो ए ने कहा मैं एक काम करता हूँ 1.5 लाख रुपया मैं पे कर देता हूँ एडवांस के तौर पे और ये पैसा मेरे को वापस कर देना। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या ये 1.5 लाख को मैं कैपिटल बोल दूँ क्या? नहीं सर, ये कैपिटल नहीं है, ये एडवांस के तौर पे पे किया गया था जो कि फर्म आपको क्या करती? वापस कर देती। तो ध्यान से सुनिएगा,
कैपिटल का सेटलमेंट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस वापस करना पड़ेगा। ये समझा, ठीक है। और फिर क्या कहता है, रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सरप्लस जो बच गया अब बोले वापस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो कोई। ये समझ में आया कि भाई साहब, तो इस हिसाब से पूरा हिसाब किताब जो है वो किया जाएगा। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ओ माय गॉड, अगर इंसॉल्वेंसी आ गई और उसकी वजह से डेफिशिएंसी हुई तो ध्यान से देखिएगा, देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। कोई एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, फॉर्म नहीं हुई, कौन हुआ है, एक पार्टनर हो गया, ठीक है। एंड नथिंग और अ पार्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स। ले, इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके एसेट से फर्म का कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इन सच ए केस द सॉल्वेंट पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू मेकअप सच डेफिशिएंसी। ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले ए नाम का बंदा था, बी नाम का बंदा था, सी नाम का बंदा था, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर क्या किया, फर्म चलाई। फर्म का नाम क्या दिया, ABC एंड कंपनी, ठीक है। सर बोले एक बार कैसा हुआ कि आपकी जो फर्म थी उसका बोले आउटसाइडर के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें आउटसाइडर जो है वो 10 लाख रुपए फर्म में मांगता है। फर्म से कितने रुपए लेने, बोले 10 लाख रुपए लेने, ठीक है। अब भाई साहब अगर ये 10 लाख की बात करूं तो सिंपल सा पॉइंट है कि 3,33,000 जो है वो ए देगा, 3,33,000 जो है वो बी देगा, और 3,33,000 जो है वो सी देगा। कब, जब फर्म के पास में पैसा नहीं है तब। कब देगा ये पैसा, जब बोले फर्म के पास में पैसा नहीं है तब की बात कर। बोले ठीक है साहब, लेकिन एक सेकेंड, अगर इसमें से ए नाम का जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ए नाम का जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो क्या इससे कोई भी पैसा लिया जा सकता है क्या? आपका जवाब क्या रहेगा, नहीं सर, ए से कोई भी पैसा नहीं लिया जा सकता। तो क्या किया जाएगा सर, बी नाम का जो बंदा है वो 5 लाख पे करेगा और सी नाम का जो बंदा है वो 5 लाख पे करेगा। हालांकि बाद में अगर ये दोनों चाहें तो ए के ऊपर केस करके अपना पैसा यहां से और यहां से रिकवर करने की बात कर सकते हैं, वो बात की बात है। बट आउटसाइडर को जो पैसा पे किया जाएगा, अगर ए इंसॉल्वेंट हो चुका है और अगर वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है तो बी और सी नाम का जो बंदा होगा वो पूरा पैसा क्या करेगा, पे करेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बट द क्वेश्चन इज इन व्हाट प्रोपोर्शन द पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू मेकअप सच डेफिशिएंसी। क्या दोनों आधा आधा देंगे या उनका भी कोई रेशियो रहेगा? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस क्वेश्चन वॉज सेटल्ड बाय द डिसीजन गिविंग इन द वेल नोन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। सर ये इंपॉर्टेंट केस है आपका, क्या है केस का नाम, गार्नर वर्सेस मुरे। क्या कहता है भाई साहब, कहता है द सॉल्वेंट पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पॉइंट भी सही है भाई साहब। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल सी ने कहा कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग था 20%, तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग था 40% और ए का प्रॉफिट शेयरिंग था 40%। अब अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो यार मेरे ऊपर बर्डन क्यों डाल रहे हो, बोले आप फालतू का, आधा आधा क्यों पे करूंगा। एक काम करते हैं क्या कि यहां पे जितना भी आता है उसका अगर अपन यहां पे बात करेंगे तो ये लगा लो कि कितना आपका अगर 40% है, मेरा अगर यहाँ पे 20% है, तो तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 30% मैं पेमेंट कर दूंगा और बाकी जो आपका कितना 70% रहेगा वो बोले आप पे करना, राउंड ऑफ अराउंड। ये समझ में आया? ठीक है। लेकिन या फिर द सॉल्वेंट पार्टनर शुड बेयर द लॉस ऑफ डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड कैपिटल रेशियो। अब प्रॉफिट के हिसाब से कर लो, कैपिटल के हिसाब से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। सर अगर प्रॉफिट का डिसाइड किया हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है तो प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे, अगर प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड किया हुआ नहीं था तो जो कैपिटल का रेशियो रहेगा उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। ये समझ में आया? डन। फिर आता है भाई साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये क्या कहता है, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल ब्रांड इमेज, फर्म की जो आपकी इमेज थी ना उसकी बात कर रहे हैं,
subject to the contract between the parties be included in the assets and it may be sold either separately or along with other party property of the firm. हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब. क्या सर बोले हो सकता है, आपने कहा हमारी फर्म है ABC एंड कंपनी. गॉट द पॉइंट. यूजुअली शायद अगर आपने अकाउंट्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि इस साइड में लायबिलिटी हो जाती है और ये वाली साइड में आपके एसेट्स आ जाते हैं. एसेट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर बोले, हमारी जो फर्म थी उसका एक छोटा सा प्लांट था, ठीक है, उसकी मशीनरी थी, फिर उसके अलावा हमारे पास में लैंड भी थी, फिर उसके अलावा हमारे पास में बिल्डिंग भी थी, राइट. और दूसरा सर बोले फर्म काफ़ी दिनों से काम कर रही थी तो उसकी वजह से हमारी फर्म का एक गुडविल जो है वो भी बोले बन चुका था, नाम इमेज बन चुका था, ठीक है. और गुडविल जो है ये बोले आपका क्या है, इनटेंजिबल एसेट है. अकाउंट्स में पढ़ा होगा भाई साहब आपने, कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है. लेकिन है तो सही ना, इसको मार्केट में बेचा जा सकता है, या तो आप सारे एसेट्स के साथ में बेच दो और या तो फिर इसको आप अलग से भी बेच सकते हो. गॉट द पॉइंट. ताकि जो भी इनको बेच के पैसा आएगा वो ज्यादा से ज्यादा आ सके और उससे सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके और पार्टनर्स को सरप्लस जो है वो भी दिया जा सके. ये समझ में आया, दैट्स इट भाई साहब. तो ये कहता है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. और यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका है जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये फाइनली यहाँ पे होता है खत्म. गॉट इट.